क्या सिर्फ जिन हज़रात और ख़वातीन का या पहले ख़वातीन बेहतर है, ख़वातीन और हज़रात का कोई मोटापा आया हुआ हो या वो फ़ील करते हों, तो क्या सिर्फ उनको फैटी लिवर हो सकता है या किसी और को भी हो सकता है? फैटी लिवर को लेके बहुत सारे इस तरह के जो हैं वो शकूक व शुबहात हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और माहिर हार्मोन्स डॉक्टर असकार बेग। हेल्थ टॉक के इस तीसरे एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। बहुत शुक्रिया हमारे इस काविश को पसंद करने का। डॉक्टर असकार साहब के साथ हमारी यही कोशिश है कि हम आप तक मुस्तनद यानी ऑथेंटिक मालूमात पहुंचाएं। डॉक्टर साहब, जो फीडबैक आया है, लोगों ने उसको बहुत पसंद किया है कि उनकी ज़बान में जो समझ आने वाली बात है वो की जा रही है। ये फैटी लिवर का क्या मसला है इतना बड़ा जो बन गया है कि हर दूसरे तीसरे शख्स को पता चलता है, उसके टेस्ट कराए जाएँ, एएलटी आगे पीछे हो जाता है। ये फैटी लिवर का ज़रा बताएँ तो सही हमारे दोस्तों को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी अगेन। बहुत शुक्रिया। ये बड़ी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव सिटिंग चल रही है और वो बड़े वेल एजुकेटेड जो है ना वो क्वेश्चनर हैं हमारे। ये अच्छी बात है कि लोगों में अवेयरनेस की जो है ना शुरुआत हो चुकी है। फैटी लिवर डिजीज़ में जो मिथ है पहले वो हम डिस्कस करेंगे। उससे हुँ, पहले मैं उसको डिफाइन कर देता हूँ और फिर बताएंगे कि असल फैटी लिवर होता क्या है। अच्छा, अब बात होती है कि जी जो लोग मोटे हैं उनके लिवर के इर्द-गिर्द चर्बी आ गई है, ठीक उसको है। हम कहते हैं फैटी फैटी लिवर हो गया। अच्छा, जो लोग पतले हैं वो समझते हैं कि नहीं जी मैं तो पतला हूँ, मेरे जिगर के इर्द-गिर्द चर्बी नहीं है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मैं कुछ अर्सा और भी जो है ना वो अनहेल्दी खाने खाता रहूँगा, लेकिन नहीं, हमें यहाँ रुकना होगा। फैटी ओके। लिवर डिज़ीज़ क्या है? हुँ, फैटी लिवर डिज़ीज़ अ, रिज़ल्ट होती है जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट खाते हैं। ठीक है। ये नहीं कि आप हाई फैट खा रहे हैं। ये बहुत बड़ा मिसनोमर और मिसकंसेप्शन है कि हम मैं फैट बहुत खा रहा हूँ तो मुझे फैटी लिवर डिजीज़ होगी। नहीं, आप एक कार्बोहाइड्रेट्स खा रहे हैं तो एक आम फैटी तौर लिवर। पे जी, जो एक आम तौर पे पाक बरो-सगीर पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या ये जी। रीजन जो है हमारा उधर जो या उनके घर वाले जहाँ भी जाके बसते हैं, तो उनको ज़रा बता दें सिम्प्लीफाई करके फिर से कि कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का पहले तो क्या मेजर फ़र्क है? हुँ, जी हाँ, डेफिनिशंस बहुत ज़रूरी हैं, हमने स्टार्ट में की थी, आज हम इनको रिपीट कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स निशास्ता आम ज़ुबान में, जिसमें हम रोटी, चावल, रिफाइंड फ्लोर यानी बिस्किट्स वगैरह जिससे बने हुए, केक्स बने हुए, चीनी, ये सब कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ठीक हो गया। अच्छा, फैट्स का मतलब फैट, चर्बी, ऑयल, घी, मक्खन, मार्जरीन, ये सब चीज़ें फैट की तरफ आती हैं। हुँ, बहुत अरसे पे इस चीज़ पे मेहनत की गई मुख्तलिफ वेस्टर्न कंट्रीज़ में ये समझाने के लिए कि आपके लिए ऑयल बहुत ख़तरनाक है, लिहाज़ा आप रोटी और चावल दबा के खाएँ, ऑयल बंद कर दें। वहीं से ओके। बिगाड़ शुरू हुआ है। वहीं ओह! से बिगाड़ शुरू हुआ। ये 1955 में तकरीबन एक तहरीक उठी थी कि जी कोलेस्ट्रॉल बैड है आपका। फिर पाकिस्तान में आते-आते 1970 में आई और फिर कोलेस्ट्रॉल बैड पे हो गया। हुँ, वो आधी इन्फॉर्मेशन है। हमारे यहाँ मसला ठीक ये है है। कि इन्फॉर्मेशन आधी होती है और उस पे जंप ले करके ना दे जंप टू द गन। आधी हाँ, इन्फॉर्मेशन पे नहीं चलना। कार्बोहाइड्रेट्स आपके लिए आपके जिस्म में शुगर के लेवल को ऊँचा करते हैं, उसके नतीजे में जिस्म में इंसुलिन निकलती है जिसका काम है जो कार्बोहाइड्रेट्स की से बनी हुई शुगर को उठा के जिस्म में एज़ ए एनर्जी यूज़ करता है और आधी यूज़ करता है और आधी एज़ ए फैट डिपॉज़िट कर देता है। तो फैट किसने डिपॉज़िट की? इंसुलिन ने की। किस लिए की? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट्स के नतीजे में निकली। हुँ, अब जो आपने फैट खाया हुआ है, वो एज़ अ फैट डिपॉज़िट नहीं होता क्योंकि जब आपने वो खाया वो ब्रेक डाउन होके बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के मॉलिक्यूल्स में जाके मुख्तलिफ़ शेप्स चेंज कर के जाकर इतने अच्छी पोज़ीशन में आ जाता है कि वो बाज़ दफ़ा हेल्पिंग होता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात। तो नशास्ता कार्बोहाइड्रेट्स ये मीठे सब चीज़ें और चावल, रोटी वग़ैरह और फैट चिकनाई। ये तो होगी इसकी डेफ़िनिशन। अच्छा, अब बात करते हैं कि इससे फैटी लिवर डिज़ीज़ कैसे बन जाती है? हुँ, अब मैकेनिज़्म उसके पीछे भी वही है। अब मैं एक एक मिसाल से साबित करने की कोशिश करता हूँ जिससे लोगों को मेरा ख़्याल है ख़ासी आसानी हो जाएगी केस को समझने में। एक शख़्स है सुबह नाश्ते में 2 पराठे लेता है ठीक हो और गया। पी मतलब सालन के साथ ले ले या जैम वग़ैरह क्रीम लगा ले, मक्खन के पराठे बने हुए।
वो खाने के बाद, मीठी चाय पीने के बाद वो अपने ऑफिस जाता है, ऑफिस जाके बैठ जाता है। अब आपने जो हम्म। कार्बोहाइड्रेट्स खाए हैं, जो यानी जो आपके जिस्म में सारे मॉलिक्यूल्स गए हैं, उनके जवाब में इंसुलिन निकलेगी, जो कि उस कार्बोहाइड्रेट से बनने वाली शुगर को इस्तेमाल करके एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। लेकिन आगे पता चलता है कि जी साहब बहादुर जो हैं वो कुर्सी पे बैठ गए जाके, उनको एनर्जी की हाँ। ज़रूरत नहीं है। अरे ये साहब जो है ये तो हमारे इर्द-गिर्द हर जगह ही है, हमारे दोस्तों में, हमारे अ, हर जगह ही हमें नज़र आते हैं, ये तो बहुत खतरनाक बात है। हुँ, वही ना, अब वो जाके बैठ गए। अब लिवर और वो पैनक्रियाज से निकालनी इंसुलिन, वो क्या करे? वो देख रहा है कि जी कि इस्तेमाल में लानी है, नहीं लानी। चलो ठीक है, अब टाइम हो गया, 4-3 घंटे हो गए खाए हुए। चलो उसको अब सेव करो एज़ अ स्टोर्ड एनर्जी। अब हुँ, स्टोर्ड एनर्जी किस फॉर्म में सेव होगी? ये बिल्कुल आम स फ़हम बात है कि वो फैट में होगी, ताकि कल को उसको बर्न करके दोबारा से एनर्जी बनाई जा सके। बिल्कुल ठीक लेकिन है। वो, आज मैंने 2 पराठे खाए हैं, मैंने जाके वहाँ काम नहीं किया, तो जो आज एनर्जी सेव होगी, मेरे 3-4 दिन के लिए काफ़ी है। हुँ, लेकिन अभी मैंने लंच करना है ऑफ़िस में, वो उसके लिए मैंने मँगवाना है मसलन मैकडॉनल्ड का बर्गर, वो मैंने खा लेना है। उसमें से जो गोश्त वाला हिस्सा है, वो चलो प्रोटीन उधर चला जाएगा, जो बंद है उसका वो कार्बोहाइड्रेट। जब उस इंसुलिन को फिर उठना पड़ता है, जाके देखते हैं, चलो जी इसको इस्तेमाल करें, उसको इसको हज़म करने की कोशिश करें, करने के बाद पता चलता है किधर इस्तेमाल करना, नहीं जी वो साहब बहादुर तो अभी भी बैठे हुए हैं, शाम तक ऑफ़िस में बैठे हैं। ओह! यस। वो फिर जमा होगी। मैं इसलिए मिसाल से साबित कर रहा हूँ, ताकि सबको ना स्टेप बाय स्टेप अपने आप से तो रिलेट भी कर सकें और उनको समझ भी आ जाए। अब वो एनर्जी डबल होगी ना सुबह से, अब वो जनाब गाड़ी में बैठेंगे, शाम में वो घर चले गए। हुँ, घर जाए जब पता चला जी आज तो बिरयानी बनी हुई है मज़े की, चिकन की कर लें, मुझे चिकन की ज़्यादा पसंद। अब चिकन की बिरयानी क्या है, चावल हैं, चावल क्या है, कार्ब्स हैं। अभी वो पिछला वो नहीं हुआ होता, सॉर्ट आउट के, जिसकी एनर्जी इकट्ठी की थी उसको यूज़ नहीं किया, शाम में चावल खा लिया आके, और उसके बाद हम बैठ गए हैं वो जो है ना जिसे वो अमेरिकन्स कहते हैं काउच पोटैटो बन गए हैं, या बैठ के चलो यार टीवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, या हुँ, डॉक्टर असगार को सुन रहे हैं, बासित सुबहानी साहब को सुन रहे हैं, चल फिर नहीं रहे। अच्छा, अब वो 3 मील्स जो हैं वो जमा हो गए आपके एज़ अ फैट, राइट? ये है वज़न इंक्रीज़ होने की वजह। ये है हुँ, डायबिटीज़ टाइप 2 होने की वजह। और ये है, सॉरी टू से, हार्मोनल इम्बैलेंस की भी वजह। अब फैटी लिवर इसके बाद अगली स्टेज है। मैंने इसलिए इसका थोड़ा तमहीद बना दी, ताकि पता चल जाए कि हमारे पास तो सबस्ट्रेट क्या है। हाँ, ये जो डॉक्टर साहब हम आम ज़ुबान में अक्सर सुनते हैं किसी को कि जी बस मेरा एक्स्ट्रा वो जिस्म ढीला हो गया है, पेट के इर्द-गिर्द ख़ास तौर पे हो गया है, ख़वातीन भी बात करती हैं। मर्द हज़रात भी ये बात करते हैं, ख़ास उम्र के बाद ख़ास तौर पे। तो क्या ये जो अक्सर पेट के इर्द-गिर्द जो ढीला हो जाता है या ख़ास जगह पे जमा हो जाता है, हम देखते हैं कि उसमें वो नहीं होता, एक तवाज़ुन नहीं होता, तो क्या इसके पीछे भी फैटी लिवर की एक अलामत होती है? इसके पीछे 3-4 चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, एक तो वैसे कॉमन सी बात है कि जो किसी यंग एज में, किसी फ़ेज़ में अपने लाइफ़ में वो जिम करते रहे हैं अगर, और फिर वो ओके। छोड़ दें, तो हाँ, उनका हाँ, आपको मालूम है फिर जिस्म लटक जाता है। और जहाँ ठीक हो जिस्म गया। लटकेगा, वो पॉकेट्स होंगी आपके पास फैट की डिपॉज़िट के लिए। आपके पास सामान है वो वहाँ हुँ, आपके पास जगह मौजूद है, वो चलो जी उस जगह जाके जमा हो जाए, उस जगह जाके जमा हो जाए, फैट जमा होती जाएगी और जिस्म लटकता जाएगा। एक रीज़न। ठीक है। सेकंड रीज़न ये कि खुदा ना ख़ास्ता उनको डायबिटीज़ हो गई है। जो हुँ, टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ हैं, जिनमें इंसुलिन ज़्यादा बन रही होती है, क्योंकि वो शुगर को इस्तेमाल करने के लिए, वो एनाबॉलिक हार्मोन है, यानी जिस्म का वज़न बढ़ाता है, फैट को बढ़ाता है। अब वो एक वक़्त आता है जब वो इंसुलिन निकल-निकल के कंट्रोल करने की कोशिश करती है शुगर को, और वो फिर आखिर में वो फ़ेल हो जाती है इंसुलिन बनाने की मशीन। जब वो ओह! फ़ेल हो गई, तो उसके बाद एनर्जी तो जिस्म को चाहिए, वो फैट हाँ, को बर्न करेगा। ओके। फैट को बर्न करके, और वैसे भी दिमाग को जो बहुत अच्छी एनर्जी लगती है, वो फैट की एनर्जी है। कीटोन सही, कीटोन बॉडी जो है ना, वो एनर्जी बहुत अच्छी यूटिलाइज़ करता है ब्रेन सेल्स। सही। तो अच्छा, अब वो फैट बर्न होगी तो फैट कम होती चली जाएगी। आपने देखा होगा कुछ लोगों को जिनको शुगर हो जाती है, हाँ, हाँ। आम ज़ुबान में जो मुझे कहते हैं लोग, उनका वज़न कम हो जाता है। हाँ, वो हाँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जिसे हम कहते हैं, जिस्म घुल गया है उनका। वो हाँ, फैक्चुअली ये होता है कि उनको इंसुलिन तो बन नहीं रही होती, तो बॉडी को कहाँ से शुगर को अपने सेल के अंदर डालना है, तो वो प्रोटीन को पिघलाती है, पट्ठों को पिघलाती है, फैट को पहले पिघलाती है पहले स्टेज में, वो जब खत्म हो जाती है, तो वो लोग पतले हुँ, होते हैं। हुँ, डायबिटिक हैं, देखो यार मैं तो पतला हूँ, मुझे क्यों शुगर होगी? भाई शुगर आपको आज नहीं हुई, शुगर आपको पहले की हुई हुई है। इंसुलिन रेजिस्टेंस हुई हुई है। उससे करते अब आप स्टेज पे पहुँचेंगे और आपके जिस्म घुल के आपको एनर्जी दे रहा है। सो हुँ, लटकने की तीसरा एस्पेक्ट, दूसरा एस्पेक्ट ये आ जाता है। तीसरा एस्पेक्ट जो खवातीन में होता है, वो सर्जरी और हार्मोनल चेंजेज़, एस्ट्रोजन की चेंजेज़ से। इस पे मेरी
वीडियो थी 2 साल पहले, एक दफ़ा मैंने एक जगह प्रेज़ेंट किया था कि वो कुछ फैटी सेल जो है ना, वो हार्मोन को एस्ट्राडायोल जो एक हार्मोन होता है उसको चेंज करके एस्ट्रोन बना देती है। यानी कि वो बॉडी बेढंगी होनी शुरू हो जाती है आम ज़ुबान कहलें। तो ये हुँ। तीसरी रीज़न है ये। ये तो बड़ी खतरनाक रीज़न्स हैं। अच्छा, देखने में और सुनने में ये बड़ी खतरनाक डिज़ीज़ भी लगती है फैटी लिवर, लेकिन अ, मुझे लगता है कि इसको किसी न किसी तरह से तो काबू किया जा सकता है। बिल्कुल, इसमें तो हिम्मत बिल्कुल। मर्दा मदद खुदा वाली भी बात हो जाती है कि, लेकिन ऑफ आपको खुद इनिशिएटिव कोर्स। लेना पड़ेगा साथ में। हुँ, जी, बिल्कुल, और राइट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है जी। सबसे पहले सही इन्फॉर्मेशन आपके पास हो कि आपको क्या मसला है हुँ, और आपके इस मसले का हल क्या है, ठीक और है। उसके बाद फिर आप उस मसले का हल करेंगे। अगर आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपके पास उसका हल नहीं पता चलेगा। हल नहीं पता चलेगा आप कैसे करेंगे, और आपके पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं जिनमें आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद फिर जब ये एज बढ़ जाती है तो और फैक्टर्स आ जाते हैं कि फिर काफ़ी चीज़ें सही तरह कंट्रोल नहीं हो पाती हैं। लेकिन बंदा हिम्मत करे तो शुरू से ही इसको राइट तरीके से मैनेज कर सकते हैं। जब फैट जब जम जाती है लिवर के इर्द-गिर्द, तो दैट इज़ एक्चुअली दैट्स नॉट एन इश्यू। ये कोई हुँ, बीमारी नहीं है, मसला नहीं है। हुँ, दैट इज़ हुँ, एक्चुअली अलार्मिंग साइन कि जी अब ओके। आप जाग जाएँ। अब आपका वक़्त आ गया है कि आप इस फैट को उतारें, और आप ये जो लल्ले-तलल्ले खाने के या बदपरहेज़ी क्योंकि कर रहे फिर थे, ये लिवर हाँ बंद। सिरोसिस का एक जो इश्यू है, आई थिंक उधर फिर बहुत मुश्किल हो जाता है वापसी। सिरोसिस तो फिर वो ऐसी चीज़ है कि वो तो आपका लिवर चला गया। उसमें हुँ, फाइब्रोसिस होने के बाद सिरोसिस बनता है। तो फैटी लिवर डिज़ीज़ में मैं थोड़ा-सा अगर कहेंगे तो मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, अगर आप कहें, हुँ, या शॉर्ट रखना चाहें तो शॉर्ट है, नहीं तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने में पसंद करता हूँ, ताकि हमारे जो सामीन श्योर, हैं श्योर, वो ज़रा प्लीज़। थोड़ा समझ लें। जी, बेसिकली जो फैटी लिवर डिज़ीज़ है ना, वो क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़, यानी जो एक लंबा अरसा चलने वाली लिवर की डिज़ीज़ है, उसकी एक काज़ है, फैटी ठीक लिवर है, डिज़ीज़। अच्छा, सही। फैटी लिवर डिज़ीज़ 2 किस्म की होती हैं, इसमें थोड़ी-सी ज़रा क्लैरिफ़िकेशन होनी चाहिए। एक होती है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिज़ीज़, ओह! ठीक है? और एक है नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस। बोथ ऑफ देम आर नॉन अल्कोहलिक, ये इनका आपने अल्कोहल बड़ी से कोई ताल्लुक नहीं है। बड़ी एक और बात बड़ी अहम की है, क्योंकि मैंने अपने एक जानने वाले से सुना, उसने कहा जी मैं तो अल्कोहल का इंटेक लेता ही नहीं हूँ, मुझे फिर भी फैटी लिवर हो गया। तो एक हुँ, कॉमन मिथ जुड़ा हुआ है, शायद हमने उस तरह की कोई फ़िल्म्स देखी हैं दिलीप साहब की या बच्चन साहब की, कि उसमें एक डायलॉग होता है कि हाँ जी इससे पीने से जो लिवर को खराब हो जाता है, तो कहीं बैठ गई ज़हन में बात के अरे नहीं, ये तो सिर्फ़ जो कोई अल्कोहल यूज़र है उसी को ही कोई लिवर से रिलेटेड बीमारी हो सकती है। बिल्कुल, ये मिसकंसेप्शन है। आज इसकी इस सिटिंग में हम इसको क्लियर कर लेते हैं। हुँ, अल्कोहल से होने वाला जो लिवर डैमेज है, वो अक्सर फैटी नहीं होता। अच्छा, ठीक है, वो अक्सर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन वो ना होने के बराबर है। वो ठीक है। अंदर जो उसके फंक्शनल सेल्स हैं, उनको डैमेज करता है अल्कोहल, ओके, ठीक हो ठीक है? गया। जी, मतलब तेज़ उसकी तासीर होती है, उसको डैमेज करता है, सेल मर जाते हैं, तब वो सिरोसिस और फाइब्रोसिस और उन चीज़ों की तरफ जाता है। अब ओके, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की जो इन्फेक्शन है, वो भी सिरोसिस, फाइब्रोसिस करती है। उनको हम हुँ, नेक्स्ट सिटिंग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अ, अभी हम फैटी लिवर पे बात करते हैं, जो दोनों नॉन अल्कोहलिक हैं। ठीक हो गया। non-alcoholic fatty liver disease हुँ, एंड हुँ, non-alcoholic steatohepatitis। ये ओके कुछ सर। नाम है टेक्निकली हुँ, रखे हुए हैं। जो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है, उसमें इन्फ्लेमेशन नहीं होती, सोजिश नहीं होती सेलों की, उसमें एक लेयर होती है फैट की, उसने उसको बंद ऑलराइट, कर दिया अंदर, हुँ, हार्ड हो जाता है लिवर, उसके अंदर इंसुलिन नहीं घुसती, शुगर के जो अंदर स्टोरेज है उसको निकाल नहीं पाते, लिहाजा वो एक 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 लाइफस्टाइल की डिजीज आप समझ लें हो जाती है। ठीक है। जो बदकिस्मती से बहुत ज़्यादा कॉमन है इस वक़्त सबसे पाकिस्तान ज़्यादा में, यही है। बिल्कुल सबसे, बहुत ज़्यादा। और ये पहली स्टेज है, और एक अच्छी बात ये है कि रिवर्सिबल है। इट ओह! ये कैन बी बड़ी मैनेज्ड, इट कैन बी ट्रीटेड, और मैं करता हूँ इसको ट्रीट। मैं जब भी इस्लामाबाद जाता हूँ, मेरे विज़िट में लोग आते हैं, दिखाते हैं, तो मैं देखता हूँ, जैसे अब मैं जा रहा हूँ 7 से 20 सितंबर तक मैं इस्लामाबाद में हूँगा इंशाल्लाह। तो कंसल्टेशन इस पे हम देते हैं, और ये रिवर्सिबल है। हुँ, नॉन अल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस जो है, नैश जिसे बोलते हैं, वो पार्शियली रिवर्सिबल है। इसलिए कि ठीक उसमें हो गया। इन्फ्लेमेशन हो जाती है, कुछ डैमेज हो जाता है सेल का। और अ, दोनों कहाँ से आती हैं? दोनों आपकी लाइफ़स्टाइल की डिज़ीज़ हैं। ओके, अच्छा जी। लाइफ़स्टाइल की डिज़ीज़ कैसे हैं? कि जिन लोगों को मोटापा है,
जिन लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस है, गर्दन काली है, बगल में काली स्किन हुई हुई है, टांगों के दरमियान घुटने के पीछे स्किन डार्क हो रही है, इट मीन्स के उनके जिस्म में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही है, वो बिल्कुल तैयार हैं कि अभी बस नेक्स्ट स्टेज उनकी यही है। उनको चाहिए कि कल से आज बैठ के इलाज अपना शुरू करें। ये कितना ठीक। अरसे में रिवर्स किए जा सकते हैं? ये ऑफ कोर्स डिपेंड करता है किस लेवल ये पर है, आप जो क्योंकि स्टेज बता रहे हैं कि अगर गर्दन काली है या हाँ जी, आपने बताया कि अंडर वो जो आर्म जो है जी। वो होती है एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस, एक बीमारी का नाम है, उसपे मेरी वीडियो मौजूद है। अरे! अ, ये बड़ी खतरनाक इसके किस्म के नाम ले लेते हैं आप बस ये यही चीज़ पढ़ते रहें सारी उम्र के नाम ही याद हो जाएँ बस। एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, नाइग्रिकेंस अफ्रीकन से रिलेटेड लफ्ज़ निकला हुआ है कि बेसिकली स्किन डार्क होनी शुरू हो जाती है इन द रिज़ल्ट ऑफ हाइली एलिवेटेड लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन इन द बॉडी। इंसुलिन है, ये काला कर रही है और आप खुशकिस्मत हैं, आपके जिस्म में इंसुलिन है जो काला कर रही है आपको। आप ओह! उसको इस्तेमाल करें प्रॉपर तरीके से। मतलब शुक्र इसलिए कि जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है बेचारों की तो इंसुलिन बनती ही नहीं है ना, उनको बाहर ओह! से लगाने पड़ते हैं टीके। और हुँ, खुदा ना खास्ता जब टाइप 2 की डायबिटीज़ भी इसी स्टेज पे पहुँच जाए जब बाहर से लगानी पड़ती है इंसुलिन। तो ये जो एकैंथोसिस नाइग्रिकेंस है, इट्स एन इंडिकेटर कि यार आपका पैनक्रियाज़ काम कर रहा है, यू हैव एम्पल स्टॉक ऑफ इंसुलिन। तो आप उसको कंट्रोल करें, उसका इलाज है वो हम करते हैं और हो जाता है। आप पूछना चाह रहे हैं कि कितने अरसे में हो जाता है, तो एटलीस्ट 6 टू 8 मंथ का ट्रीटमेंट होता है और उसके बाद भी कुछ अरसा चलना पड़ता है, लेकिन फिर हम उसको स्टॉप कर देते हैं मेडिसिन को, बंदा रिवर्स हो जाता है, डायबिटीज़ रिवर्स हो जाती है। अब आप यकीनन पूछेंगे, सुनने वाले पूछेंगे कि इसके सिम्पटम्स क्या हैं फैटी लिवर डिजीज़ के? मुझे क्या पता कैसे मेरे जिगर पे चर्बी आ गई है। हुँ, अब बाज़ दफ़ा ये इंसिडेंटल फाइंडिंग होती है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया पित्ते में पत्थरी की वजह से या खुदा ना ख़ास्ता आपको अपेंडिक्स की पेन हुई या गुर्दे के पत्थरी का हुआ, अल्ट्रासाउंड किया तो पता चला जी लिवर के ऊपर चर्बी पाई गई है। उसकी 3 बिल्कुल स्टेजेज़ सही है। होती हैं। 1 जी, जी। स्टेज, 2 स्टेज, 3 स्टेज। तो जब हम रेडियोलॉजी में काम करते थे रावलपिंडी जनरल अस्पताल जो बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, जब हम वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में देखते थे तो हम रिपोर्ट कर देते थे कि स्टेज 1 की फैटी लिवर डिज़ीज़ है। आप चाहें तो उसको पेशेंट को कंसल्ट करके उसकी ट्रीटमेंट करके उसको समझाया कर दें, मेंशन किया जाता था। इस ओके। तरह अब भी हो रहा होगा। लेकिन वो इंसिडेंटल फाइंडिंग है, तकलीफ उसको कुछ नहीं उसकी। लेकिन जब वो पता चल गया, दैट्स द फर्स्ट डे कि उसको अपना इलाज करवाना है करवाना। सिम्पटम नहीं मिलेंगे, तकलीफ नहीं मिलेगी अनलेस कि आपकी स्टेज 3 पे चलेगी। जब स्वेल हो गया लिवर राइट साइड पे आपकी रिब्स के पास, आपको दर्द होनी शुरू होगी, ये फटीग है, आपको थकन होने लग गई है, आप मतलब वही बात है कि स्किन डार्क हो रही है। अच्छा, एक और भी साइन होता है इसका जो कि बहुत इग्नोर्ड है। कभी आपने महसूस किया कि स्किन के पास फैट पैड बन जाते हैं, फैटी लंप्स? जो कि जिसे गैंग्लियोनिक सिस्ट भी कहते हैं, यानी फैट डिपॉज़िट होता है जो कि ना दर्द करता है ना कुछ करता है, आपको तकलीफ नहीं देता, लेकिन वो वहाँ डिपॉज़िट होता है और उसको लोग कहते हैं इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसको तो आप इग्नोर कर दें, लेकिन आपके लिवर को इग्नोर ना करें, आप एक अल्ट्रासाउंड करवा लें और देख लें कहीं आपकी फैटी चेंजेज़ तो नहीं आ रही, हुँ, ठीक है। और इसमें दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट बताने की है वो ट्रीटमेंट है। अब ठीक है। नेक्स्ट तो ये बात है कि हर बंदा पूछेगा यार इतनी लंबी बात हो गई इलाज इलाज कितने है, इलाज दसो। तो इलाज जो है वो बेसिकली इसका कोई कोई दवा नहीं है इसकी। ये तो इसकी आपने वैसे थोड़ी इस तरह की बात कही है, ये हम अक्सर देहातों में जाते हैं जब हुँ, मेडिकल कैंप्स करते थे, तो आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, तो वहाँ पर जो ज़्यादातर लोग टर्न अप करते हैं, तो ऑल दे वांट इज़ कि आप उन्हें जितना मर्ज़ी अच्छा एडवाइस कर दो या कोई मेडिसिन दे दें या जैसा भी है, बट दे ऑल एक्सपेक्ट कि भाई उनको टीका लगना चाहिए। तो ओ ये आपने जो सही बात कही है कि लोग कहेंगे इलाज कीजिए, तो इसमें आई थिंक पेशेंस का भी बहुत ज़्यादा अमल दखल है, किसी भी रिज़ल्ट को देखने में और किसी भी अपनी बीमारी को रिवर्स करने में डिसिप्लिन और पेशेंस। काफ़ी फैक्टर्स हैं इसमें, लेकिन टीका पे आपने याद करवा दिया मुझे। हम इंशाल्लाह अपने सामईन इनसे कहेंगे कि अपने वो क्वेश्चंस हो तो तैयार करें। हेपेटाइटिस बी और सी बहुत बड़ी काज़ है क्रॉनिक लिवर डिज़ीज़, फाइब्रोसिस, सिरोसिस की, जो कि टीके से लगती है, टीके से फैलती है जब सिरिंज चेंज नहीं की जाती है कि सिरिंज पे लग रही हो, तो वो भी एक इन्फेक्शियस डिज़ीज़ हाँ, का कॉन्सेप्ट है, उसको करेंगे जी, डिस्कस। जी। तो जी हाँ, वो चाहते हैं मैंने टीका नहीं लाया जी। हाँ, हाँ, अच्छा। हाँ, और बहुत ज़्यादा। और उस और उसमें एक बंदा बड़े फ़ख्र से फिर रहा होता है, मैंने तो बोतल ही लाई है जी। मतलब एक ड्रिप लगी होती है जिनको। तो अब फैटी लिवर डिज़ीज़ में
ना बोतल लगती है ना टीका लगता है। ठीक हो गया। क्योंकि इसमें इसका कोई टू बी ऑनेस्ट इसका कोई ऐसा इलाज नहीं कि ये गोली खा लें आप इतने दिन तो ये ठीक हो जाएगा। क्यों? कि लाइफ़स्टाइल की डिज़ीज़ है, इसमें आपको अपने तरीके बदलने होते हैं। कम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम है, उसमें क्या चीज़ छोड़नी है, क्या खानी है, उस पे डिस्कशन हो सकती है। कुछ फैट्स हैं जो आपने छोड़नी है, सैचुरेटेड फैट्स हैं जो कि एनिमल सोर्स की हैं और जैसे बीफ वगैरह भी हैं, कुछ जगह कहा जाता है, तो उसको भी आप छोड़ दें। आप अनसैचुरेटेड फैट यूज़ करें, चाहे वो मोनो हो, अनसैचुरेटेड यानी कि इसमें इसमें देसी घी और ज़ैतून का तेल भी आता है और पीनट ऑयल है, एवोकाडोज़ वगैरह हैं, एक्सक्यूज़ मी। वो आप यूज़ करें या चाहे आप चाहें तो पॉली अनसैचुरेटेड कर लें, जैसे सनफ्लावर ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, यानी अपना ऑयल चेंज कर दें। ये यहाँ दोबारा मैं रिपीट करूँगा बात को कि ये ऑयल नहीं हैं जो कि फैटी लिवर करते हैं, हुँ, ठीक है? ये ऑयल की अंदर पके हुए कार्ब्स हैं जो कि फिर डबल एफिनिटी बना के लिवर को डैमेज करते हैं। जी। तो आप एक तरफ से कार्ब कम कर रहे हैं, दूसरा से वो वाला ऑयल करें जो आपको बेनिफिट दे उसका। पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड यानी उसके अंदर अनसैचुरेशन है, थोड़ी-सी जगह खाली है, जहाँ हुँ, से उसकी ब्रेक हो जाएगा वो और वो आराम से हज़म हो जाएगा। जो सैचुरेटेड फैट है, सैचुरेटेड का मतलब बिल्कुल बंद, खलास, उसमें जैसे यहाँ कहते हैं, भई वो ना टूटेगा ना कुछ होगा, वो तो आपको जाके लिवर को डैमेज करेगा। आम ज़ुबान में क्रूड लैंग्वेज में ऐसे। बायोकेमिस्ट्री में टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा भी हैं। तो अच्छा ये आप ले सकते हैं, अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज कर दें, वज़न कम करने की तरफ जाएँ, कार्ब्स कम करें, किसी भी डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम में चले जाएँ। आपको डायबिटीज़ नहीं है, लेकिन डायबिटीज़ रिवर्सल प्रोग्राम में चले जाएँ, वो आपके फैटी लिवर के सिलसिले में गाइड करेंगे आपको। You're amazing. That's really really good information. Thank you very much. डॉक्टर साहब बिल्कुल, इसके तो हमें बहुत ज़्यादा समझ आ गई और मज़ीद क्वेश्चंस भी अपने जो देखने वाले हैं उनसे कहेंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और यहाँ पर हम कुछ मैसेजेस शामिल करना चाहेंगे। विकास हैं उनके मैसेज आए हुए थे। वो कहते हैं कि इट्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड यूज़फुल प्रोग्राम। थैंक यू फॉर दिस और कहते हैं फास्ट फूड, samosas, potato vada, pakoras also referred as bhajia in Mumbai. जी Agreed with doctor to say no because commercial oil, palm oil, reused oil, carbohydrates instead have some homemade फूड वो इसमें बात कर रहे हैं। दूसरी कह रहे हैं कि इनको लगता था कि सनलाइट खाली बहुत है, सफिशिएंट सोर्स है विटामिन डी का, लेकिन मैं कहते हैं कि अब डॉक्टर की एडवाइस पे जाऊँगा और एक्सप्लोर करूँगा सप्लीमेंट कॉड लिवर ऑयल अगर मेरे लेवल जो है वो नीचे जाएँ। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स टू हिम कि उन्होंने इतना एप्रिशिएट किया और आपने कोऑर्डिनेट किया उनके साथ। बिल्कुल ऑथेंटिक एडवाइस ही यहाँ से सबको जा रही है। पहली बात तो कर लें कि जी समोसा पकोड़ा, समोसा मुझे भी पसंद है, समोसा प्लेट खाते रहें आप भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में, हम भी। अ, थोड़ा-सा इसमें हमें देखना होगा पीछे जाके उसकी इंग्रीडिएंट में क्या चीज़ है। हुँ, हमारा दुश्मन है रिफाइंड कार्ब, हमारा दुश्मन है मैदा, जो कि टाइम नहीं लगाता हज़म होने में। जो चीज़ टाइम लगाएगी हज़म होने में, हमें उससे मोहब्बत है, हम वो खाएँगे। लेकिन जो चीज़ टाइम नहीं लगा रही, जल्दी से हज़म हो रही है, वो आपकी स्पाइक करेगी शुगर ऊपर, उसके पीछे जाएगी इंसुलिन और वो जाके आपको तंग करेगी। हुँ, तो समोसे के जो मैदा है, मुझे उससे दुश्मनी है। अब मैदे के अलावा कुछ बना हुआ बेसन के पकोड़े जैसे होते हैं, वो दैट आर फार एक्चुअली रिकमेंडेड के वो बेहतर हैं, फार बेटर हैं। समोसा नहीं, समोसा जो है ना वो थोड़ा तंग करेगा और ये तो बाकी नॉर्म जो बन गया है नॉर्म बन गया है, कोई भी तकरीब होती है तो उसमें समोसास रखे जाते हैं और इवन कई मेडिकल के भी प्रोफेशन से रिलेटेड जो इवेंट्स लोग कर रहे होते हैं, ये गेट टुगेदर्स, उधर भी समोसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सब्स्टिट्यूट आप कह रहे हैं कि अगर वो उधर पकोड़े रखे जाएँ तो वो बेहतर सब्स्टिट्यूट है, जी, बेसन के। जी हाँ, बेसन बेसिकली बहुत कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स रखता है कि उससे शुगर हाई नहीं होती, राइज़ नहीं होती शुगर का और वो बहुत स्लोली जो है ना वो अपने इंटेस्टाइन में रिलीज़ होता है, तो वो परफेक्टली गुड, वो आप ले सकते हैं, हुँ। वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। और अच्छा, लेकिन वो भी जी, उसके अंदर भी आपने जो है एक मॉडरेशन रखनी है, पकोड़े को येस तो है, बट हाँ। उसमें भी मॉडरेशन है कोई।
उसमें मॉडरेशन है और उसमें ऑयल वाली बात आ जाएगी जो उन्होंने भी जिक्र किया कि एक तो वो रीयूज या रिसाइकिल टाइप ऑयल यूज़ ना करें, और जो कैनोला ऑयल है जो फ्राई करने के लिए मेरा ख्याल सूटेबल है, वो फिर भी अनसेचुरेटेड ऑयल में ही आता है और वो थोड़ी क्वांटिटी में किया जाता है। लेकिन कुछ जगह जहाँ सरसों का तेल भी यूज़ किया जाता है, टेस्ट की थोड़ी सी बात है, ज़रा कुछ लोगों को टेस्ट पसंद नहीं आता, नहीं तो सरसों का तेल, जैतून का तेल, ये सब बहुत अच्छे हैं, ये प्रेफरेबल हैं एज कम्पेयर टू कैनोला। लेकिन बहरहाल व्हाटएवर, इन तीनों में से कोई एक करके आप पकौड़े बना लें और मॉडरेशन में खाएं, तो मैं समझता हूँ कोई ऐसी नुकसानदेह बात नहीं है। फैंटास्टिक डॉक्टर। दूसरा एक बात इन्हीं का क्वेश्चन था विटामिन डी वाला, ताकि इससे पहले कि हम किसी और टॉपिक की तरफ जाएं। विटामिन डी सूरज से जो मिल रही है वो नाकाफ़ी है। हम लोग सूरज में बाकायदा इंटेंशनल जस्ट टू हैव एन इनटेक ऑफ विटामिन डी डेली बेसिस पर नहीं बैठते हैं। आप दिन में आधा से पौना घंटा बैठें और जो धूप एब्जॉर्ब करेंगे डायरेक्ट आपकी स्किन पे, जिसमें आपके कपड़े आपके हिंड्रेंस नहीं होंगे, तब जाके कहीं कुछ चंद इंटरनेशनल यूनिट आपको विटामिन डी मिलती है। इसलिए धूप में बैठना एडवाइजेबल भी नहीं है। सप्लीमेंट्स मौजूद हैं, दुनिया सब सप्लीमेंट्स पे आ गई है, वो आप महीने में एक ले सकते हैं, हफ्ते में एक ले सकते हैं, डेली वाली डोज भी है, तो वो विटामिन डी डेफिनेटली आप सोर्स से ले लें खाने के। और वो जो बात कर रहे हैं कॉड लिवर की, कॉड लिवर भी एक अच्छा सोर्स है, अच्छा ब्रांड ले लें, उसमें कुछ मुख्तलिफ स्ट्रेंथ्स के आते हैं, कोई डेली लेना होता है, कोई वीकली लेना होता है, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। लेकिन याद रखें एक बात, मैंने पहले भी जिक्र किया था, विटामिन डी के साथ कैल्शियम ज़रूरी है, और कैल्शियम के साथ विटामिन डी ज़रूरी है। विटामिन डी चाबी है, हार्मोन है ना, तो वो चाबी है कैल्शियम की सेल के अंदर डालने के लिए। आप कैल्शियम चाहे पीते रहें, विटामिन डी नहीं लेंगे, कैल्शियम आपके जिस्म में नहीं जाएगी, गुर्दे की पथरी बनती जाएगी। विटामिन डी कैल्शियम इकट्ठी लें, अक्सर ब्रांड मिले हुए आते हैं बाजार में, तो वो बेहतर है। दैट्स अ लॉट ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। ये आज हमने जो डिस्कशन की है फैटी लिवर के हवाले से, इसमें बहुत सारे लोगों को काफ़ी फर्स्ट हैंड ऐसी इन्फॉर्मेशन पहुँची है जिससे वो पहले वाकिफ़ नहीं होंगे, और उम्मीद है कि वो अपने लाइफ़स्टाइल को थोड़ा-सा बदल के भी आहिस्ता-आहिस्ता उस राह पर अपने आप को पटरी पे तो डाल सकते हैं ना आहिस्ता-आहिस्ता। तो बिल्कुल। आने वाले टाइम में हम डेफ़िनेटली इसकी जो बाकी मुहर्रकात हैं, बॉडी फैट और ऑर्गन फैट्स और इस तरह से जो रिलेटेड मज़ीद इश्यूज़ हैं, हम उनसे ख़ास तौर पे उन पे आपसे इसी तरह आगाही लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। बाकी दोस्तों से भी गुज़ारिश है कि आप जो है ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप डॉक्टर असकार का जो फ़ेसबुक पेज है आस्क डॉक्टर असकार, वो उसको आप जॉइन करें ताकि आपको डॉक्टर साहब के जो हैं स्केड्यूल्स हैं उनके मुतालिक पता चल सके और आप अप टू डेट रह सकें। जी डॉक्टर साहब। जी, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला और हमने इस सिलसिले को चलाना शुरू किया। आपको मालूम है आपकी मसरूफ़ियत है और मेरी भी थी, लेकिन हमने सोचा कि इसको चलाना चाहिए जो कि रिफ़ाए आम्मा के लिए है। और काफ़ी दोस्तों ने कहा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, इंटरनेट इज़ फुल ऑफ काइंड ऑफ बायस्ड इन्फॉर्मेशन, टू बी ऑन द सेफ साइड। आई मीन, तो बायस्ड इन्फॉर्मेशन की वजह से है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है, तो हमने ये अच्छा सिलसिला शुरू कर लिया। अल्लाह का शुक्र है, आप टाइम निकाल रहे हैं, मैं बता रहा हूँ, हमारे साथी हमसे क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। नेक्स्ट में हम डिस्कस कर लेंगे जैसे बात की कि फ़ैट कैसी होती है जिस्म में, कैसी की जाती है, और एक दो क्वेश्चन लोगों के आए हुए हैं, वो इंशाल्लाह उनका नेक्स्ट टाइम पे जवाब दे दिया जाएगा। और बाकी बात वहीं आएगी जो पहले थी कि जी जितना खाएँ उसको पचाएँ या इस्तेमाल करें या उसको बर्न कर लें, तो आप सब बिल्कुल, डॉक्टर से दूर रहेंगे। सो हम बिल्कुल। नज़र आएँगे आपको एज़ अ डॉक्टर, आपको क्लिनिक जाना नहीं पड़ेगा। दैट्स लवली, दैट्स ग्रेट। बहुत ही ज़बरदस्त काम है ये सबके जारी है। शुक्रिया असकार साहब, और आपको ये कहेंगे कि ऑफ कोर्स नो टू samosas, but yes to pakoras, only in moderation though.